यस बेटा, लास्ट क्लास में आपने देखा कि सॉलिड स्फीयर की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड अंदर कितना था, GmR/R3। अब वो क्यों था इस पॉइंट पे इतना ग्रेविटेशनल फील्ड? क्योंकि इस पॉइंट पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड है ना, वो इस पॉइंट से पास होने वाले छोटे से स्फीयर की वजह से, इस स्फीयर में जितना भी मास होगा ना, उसी मास की वजह से यहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड होगा। यस Yes, sir. पहले तो होलो स्फीयर में तो अंदर मास ही नहीं था ना, इसमें तो अंदर मास है। Yes, sir. तो इस पॉइंट के अंदर अंदर जो स्फीयर है, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट से पास होता हुआ एक स्फीयर बना लेंगे, सेम उसी सेंटर का, जिसका सेंटर कौन है, पूरा स्फीयर का जो सेंटर है ना, एक कॉन्सेंट्रिक स्फीयर बना लेंगे, ड्रॉ कर लेंगे। इज दैट क्लियर? Yes, sir. हम लोग एक कॉन्सेंट्रिक स्फीयर ड्रॉ कर लेंगे, सेम पॉइंट से पास होता हुआ, जिस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है। अब उस स्फीयर का जितना भी मास होगा, लेट्स से इस स्फीयर का मास m डैश है, तो मैं आपको बताऊं कि ग्रेविटेशनल फील्ड सिर्फ m डैश की वजह से होगी। और कितनी हो जाएगी? देखो, इस स्फीयर के सरफेस पे कितना ग्रेविटेशनल फील्ड है, Gm/r²। Gm/r², इतना ही ग्रेविटेशनल फील्ड है ना बेटा। अब सुनो, अगर मैं बोलूं कि इसका मास m डैश है, तो आप यहाँ पे m डैश कर दोगे। अगर मैं बोलूं इसका रेडियस स्मॉल r है, तो आपने स्मॉल r² लिख दिया, है ना। Yes, sir. बस हमें इस m डैश की वैल्यू रखनी, हमें इस m डैश की, यानी इस स्फीयर का मास निकालना है। अगर इसका रेडियस कितना है बेटा, इसका रेडियस है अगर स्मॉल r, तो इसका मास m डैश कितना होगा? अब ये तो मास हमने पहले भी निकाला है, Yes, sir. डेंसिटीज को इक्वेट करके। जैसे इसकी जो, अब ये तो वॉल्यूमेट्रिक ऑब्जेक्ट है ना, तो इसकी जो मास डेंसिटी होगी इस स्फीयर की और पूरे स्फीयर की मास डेंसिटी वो सेम होगी, क्योंकि यूनिफॉर्म स्फीयर है। कैसा स्फीयर है? Yes, sir. तो इसकी मास डेंसिटी कितनी होगी भाई बेटा, बताइए। मास डेंसिटी m डैश बाय में इसका वॉल्यूम कितना है, 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब। 4/3 पाई r क्यूब, ये वॉल्यूम होता है ना स्फीयर का। हाँ, तो वही लिया है मैंने, वॉल्यूमेट्रिक मास डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब टोटल मास डेंसिटी क्या है, पूरे स्फीयर की मास डेंसिटी क्या है भाई, कैपिटल M मास था और 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। अब क्या यहाँ से 4/3 पाई से 4/3 कट सकता है, Yes, sir. ये स्मॉल r क्यूब ऊपर आ सकता है। Yes, sir. सो m डैश की वैल्यू बेटा क्या आ गई, कैपिटल M डिवाइडेड बाय कैपिटल R क्यूब इनटू स्मॉल r क्यूब। क्या ये मास की वैल्यू आ सकती है? Yes, sir. क्या इस मास की वैल्यू में यहाँ इस m डैश की जगह पे पुट कर सकता हूँ? Yes, sir. तो देखो क्या एक्सप्रेशन आएगा बेटा, I का एक्सप्रेशन आ जाएगा G m डैश की बजाय m स्मॉल r क्यूब डिवाइडेड बाय कैपिटल R क्यूब। ये तो m डैश की वैल्यू आ गई, ये पूरी Into R. डिवाइडेड बाय स्मॉल r स्क्वायर। अब देखो नीचे स्मॉल r स्क्वायर है और ऊपर स्मॉल r क्यूब है, तो बेटा कट हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसे कट हो गया, क्या ऊपर वाला एक्सप्रेशन आ गया? Yes. यही एक्सप्रेशन लाना। कितनी बड़ी डेरिवेशन है, बहुत बड़ी है क्या? सिर्फ गिन के क्या स्टेप है, पहले हमने मास निकाला 2 स्टेप, एक स्टेप में मास निकाल लिया, दूसरे स्टेप में इस फॉर्मूला में मास पुट कर दिया, बस खत्म हो जाएगा। ये डेरिवेशन +2 में भी आएगी, इसलिए मैंने करवाई है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट। क्लियर है? जैसे आपने ग्रेविटेशनल फील्ड निकाला वैसे ही आप लोग आगे जाके इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। देखता एक और एक्सप्रेशन हम इसकी क्या रख सकते हैं, इस m डैश की जगह पे, यहाँ पे इसकी जगह पे भाई इस स्फीयर की डेंसिटी अगर दी होती रो, तो हम रो रख देते, सीधा सीधा रो रख देते और 4 पाई स्मॉल r क्यूब को इधर मल्टीप्लाई कर देते रो के साथ। कर सकते थे ऐसा? Yes, sir. हम लोग m डैश की वैल्यू सिर्फ ये पुट करने की बजाय हम लोग दूसरी भी पुट कर सकते थे। तो मैं इसका एक और एक्सप्रेशन बता देता हूं। इनसाइड का एक्सप्रेशन बेटा एक तो आया g, बेटा क्या था, g m डैश अपॉन स्मॉल r स्क्वायर था।
यहाँ पे m डैश की वैल्यू मैंने क्या रख दी, कैपिटल M स्मॉल r क्यूब डिवाइडेड बाय कैपिटल R क्यूब रख दी। इससे ये कट गया, इससे वैल्यू क्या आ गई, जी एम बाय कैपिटल R क्यूब इंटू स्मॉल r, ठीक है, इंटू स्मॉल r। समझ गए? ये सिर्फ हमने मैग्नीट्यूड निकाला है, डायरेक्शन तो आप लोगों को पता है, टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, एक और एक्सप्रेशन है, और करके क्या लिख दोगे, I इज इक्वल्स टू जी एम डैश अपॉन आर स्क्वायर। अब एम डैश की जगह पे हम लोग क्या इसको, भाई मास को क्या लिख सकते हैं हम, मास हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, नहीं हो जाएगा क्या? तो ये नहीं पुट कर सकते क्या, है ना? अरे बोलो हाँ ना। तो ये हमने पुट कर दिया, इसको हम लोग साइड में रख देंगे। और अब इसकी वैल्यू पुट कर दो बेटा, रो 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब। तो बेटा क्या ये r स्क्वायर से ये कट सकता है? तो यहां पर भी ग्रेविटेशनल फील्ड आ सकता है, जी रो 4g रो पाई r अपॉन 3। सो ये भी एक्सप्रेशन इसका हो सकता है, अगर आप लोग रो की टर्म्स में निकाल दें तो। इज दैट क्लियर? ठीक है, यस, सो क्लियर है। अब इसका ग्राफ देखिए, इनसाइड जो एक्सप्रेशन है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, इसलिए ग्राफ स्ट्रेट लाइन रहा। यहाँ पे आई क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, और यहाँ पे आई क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। क्योंकि एक्सप्रेशन अलग अलग है, इसलिए ग्राफ की सेंस अलग अलग होगी। यहां तक ग्राफ, यहां तक एक्सप्रेशन अलग थी, ग्राफ अलग रहा, इसके बाद एक्सप्रेशन अलग हो गई, ग्राफ अलग। हाँ जी, हाँ कैपिटल आर, क्या ये यहां पे आएगा कैपिटल आर वाला, यहां पर सरफेस आ गया स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर है, और यहां पे सबसे मैक्सिमम ग्रेविटेशनल फील्ड है। कितना ग्रेविटेशनल फील्ड है, जी एम बाय कैपिटल आर स्क्वायर। कैपिटल आर के लिए हो गया ना बेटा, टॉप मोस्ट पॉइंट कैपिटल आर के लिए सरफेस। हाँ जी, जैसे हो गए या नहीं हो गए? yes, अब लिखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यस और नो? तो हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। ओके, तो आगे बढ़े। तो चलिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो बेटा स्मॉल जी, अब देखो अर्थ भी एक मास ही है। अगर अर्थ की पूरे अर्थ को हम एक एज अ सॉलिड स्फीयर अज्यूम कर लें, वैसे तो अर्थ की शेप ऑवल टाइप की है ना, लेकिन हम लोग इसको सॉलिड यूनिफॉर्म स्फीयर अज्यूम कर रहे हैं, ये याद रखना, है ना। डेंसिटी तो वेरी करती है, लेकिन हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि उस वो एक यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर की तरह है, जिसका रेडियस है कैपिटल आर। कितना रेडियस है? अब अगर मैंने उसके सरफेस के जस्ट पास कोई एप्पल ड्रॉप कर दिया, जैसा न्यूटन ने देखा कि यहां से ये न्यूटन्स एप्पल, हाँ, जैसे ये न्यूटन्स एप्पल गिर रहा है बेटा, तो ऑब्वियसली इसका मास है स्मॉल एम। अगर मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन अगर जी है, तो मास इनटू एक्सेलरेशन से फोर्स आ जाएगा। तो बेटा इसके ऊपर फोर्स कितना आ जाएगा, एम जी। और इस स्मॉल मास एम और कैपिटल मास अर्थ के मास में कितना ग्रेविटेशनल फोर्स है ना? तो देखिए, तो फोर्स फ्रॉम न्यूटन्स लॉज, फोर्स क्या आ जाएगा, एम जी, एंड फ्रॉम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ वो आ जाएगा जी स्मॉल एम कैपिटल एम डिवाइडेड बाय, क्योंकि इनके बीच की दूरी कितनी है, कैपिटल आर के बराबर ही है ना, है या नहीं है? सो कैपिटल आर स्क्वायर, सो एम से एम कट गया, सो स्मॉल जी की वैल्यू आ गई जी एम बाय आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ एंड एम इज द मास ऑफ अर्थ, है ना। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन उस बॉडी के मास पे डिपेंड कर रही है क्या? नो, उसकी एक्सेलरेशन अर्थ के मास पे डिपेंड कर रही है, प्लेनेट के मास पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। अब जैसे हमने अर्थ की ग्रेविटेशनल
एक्सेलरेशन निकाली या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकाली, है ना। ऐसे ही किसी और प्लेनेट की भी निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला, हाँ तो बेटा एक बात था, एक स्मॉल मास m बॉडी, जैसे ये इसका मास स्मॉल m मान, और इस अर्थ का मास कैपिटल M, उसको उसके सेंटर पे ही कॉन्सेंट्रेटेड मानो। हम सेंटर ऑफ मास लेते हैं ना, वो इसलिए लेते हैं, हमने उस पूरी बॉडी का मास कहाँ अज्यूम किया है दीक्षा, उसके सेंटर पे अज्यूम किया है। तो ये तो हो गया इस बॉडी का मास, इसके सेंटर पे कैपिटल M, और ये हो गया स्मॉल m उसके सरफेस पे। तो सेंटर और सरफेस के बीच की दूरी r, तो इस स्मॉल m और इस कैपिटल M के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा बेटा, इनके बीच में लगने वाला फोर्स हो जाएगा G कैपिटल M स्मॉल m बाय r स्क्वायर। और इसी फोर्स को हम अगर न्यूटन सेकंड लॉ से देखें मास इनटू एक्सेलरेशन से, तो उसको लिखेंगे mg। दोनों फोर्स तो सेम ही है ना, जैसे हम कई बार फ्रिक्शन को सेंट्रिपिटल फोर्स के बराबर रख देते ना, जैसे कि वहां हुआ ऐसा सेंट्रिपिटल फोर्स काम कर रहा है, वैसे ही मैंने mg को इसके बराबर रख दिया। यहां से मुझे पता चल गया एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन में एक्सेलरेशन क्या है, gm/r, है ना। यही है, इसको देखो, इसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोल दो, क्या बोल दो इसको, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोल दो आप, या इसको ग्रेविटेशनल फील्ड बोल दो, एक ही बात है। इसकी वैल्यू सरफेस ऑफ अर्थ के लिए कितनी आती है, ये हर प्लेनेट की ग्रेविटी निकाल सकते हैं हम इससे, बस उस प्लेनेट का मास पता होना चाहिए और उसका रेडियस पता होना चाहिए, उस प्लेनेट के सरफेस पे ग्रेविटी आ जाएगी। सो ये है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन सरफेस ऑफ प्लेनेट। क्लियर है भाई यहां से बात, प्लेनेट के सरफेस पे ग्रेविटी यहां से निकल जाएगी। ओके, फॉर सरफेस ऑफ अर्थ स्मॉल g की वैल्यू कितनी आती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अरे यही होती है ना, कैसे आई, मास और r की वैल्यू पुट करने से। मास कितना है, देखो g की वैल्यू है 6.67 इंटू 10 की पावर -11, कैपिटल M की वैल्यू है 6 इंटू 10 रेज टू पावर 30, या शायद 24 है, हाँ जी, डिवाइडेड बाय 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर स्क्वायर कर देंगे उसका। तो बेटा कितनी रेडियस है अर्थ की, 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर अर्थ की रेडियस होती है बेटा, ठीक है। तो यहां से हमारी जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इज दैट क्लियर? तो ये यहाँ बेटा अब वेरिएशन करते हैं, वेरिएशन ड्यू टू हाइट। तो अब हम अगर मान लो स्मॉल मास m किसी हाइट पे ले गए, यहां से स्मॉल h हाइट पे, है ना, और ये अर्थ के सेंटर तक का डिस्टेंस है r, तो टोटल हाइट कितनी हो गई, तो जहां पे स्मॉल, मतलब अब हम g डैश निकाल रहे हैं, जैसे मान लो यहां पर एक्सेलरेशन g डैश थी, तो यहां पे फोर्स कितना आ गया, mg डैश। तो अब हम क्या करेंगे, mg डैश को इक्वेट कर देंगे g स्मॉल m कैपिटल M डिवाइडेड बाय r प्लस h का होल स्क्वायर, टोटल डिस्टेंस का स्क्वायर होता है ना। क्या बेटा, h बेटा अगर छोटी हाइट है तो h नेग्लिजिबल है, बड़ी हाइट है तो अगर यहां से 36,000 किलोमीटर ऊपर ले गए तो फिर वो पीछे पड़ गया। नहीं 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 बेटा, अगर तुम सैटेलाइट देखो ना, यहाँ से 36,000 किलोमीटर ऊपर है सैटेलाइट, उनके ऊपर भी तो ग्रेविटेशनल फोर्स निकालनी है ना हमें। फिर अब देखो सुनो, तो यहां से g डैश की वैल्यू आ जाएगी g कैपिटल M डिवाइडेड बाय, अब सुनो पीछे वहां से gm की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्मॉल g r स्क्वायर, कितनी आ जाएगी, स्मॉल g r स्क्वायर डिवाइडेड बाय r स्क्वायर कॉमन ले लिया मैंने, 1 प्लस h बाय r का होल स्क्वायर हो गया, ये कॉमन ले लिया r स्क्वायर, r स्क्वायर से r स्क्वायर कट गया, तो ये आ गई g डैश की वैल्यू g अपॉन 1 प्लस h बाय r का होल स्क्वायर। क्लियर है? Yes, sir. सो दिस इज योर एक्सप्रेशन। अब इसका एक अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला है, वो हम कल करेंगे।